हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ मैन शुक्ला। मैं अनुज शुक्ला, मैं अपने यूट्यूब चैनल द मैथ मैन शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 10 की आरडी शर्मा, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के पहले का पूरा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने खत्म कर लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिए नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी पुरानी वीडियोस कवर करने के बाद में 2.1 कंटिन्यू करें, तो आपको अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी चीज़ों की, क्योंकि हमने बहुत बेसिक सी चीज़ें बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका दे देता हूँ। उसमें कह रहा है कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि जीरोस फाइंड आउट करना है, हमारे पास में कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं जिनके जीरोस फाइंड आउट करना है और उनके जीरोस के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच का एक रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। आरडी शर्मा आप लेकर रखिएगा और एक पतली सी नोटबुक लेकर रखिएगा जिसमें आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे जो हम आपसे बोलेंगे। और अगर मैं किसी क्वेश्चन को मार्क करता हूँ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको उसी सीक्वेंस में मार्क करेंगे जिस सीक्वेंस में मैं बोलूँगा, जिसमें कि आपको जब चैप्टर खत्म होने के बाद या आपके बिफोर एग्जाम आपको चैप्टर रिवाइज करना है तो आप उसी नोट्स को ओपन करेंगे और उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बोल रहा है कि एक हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है f(x) = x² - 2x - 8। देखो सबसे पहली बात तो ये है ना, दो बहुत छोटी सी पॉइंट नोट करने वाला है कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लिखेंगे तो हमको ये कंडीशन याद रखना है कि उसका सीक्वेंस यही होना चाहिए। सीक्वेंस यही होने का मतलब क्या है, पहले पावर 2 होनी चाहिए, फिर पावर 1 होनी चाहिए, फिर पावर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर कभी सीक्वेंस आगे पीछे होता है, इन केस सपोज दैट इस तरीके से लिखा हुआ है b + c + ax², तो इसको हम इस फॉर्म में पहले अरेंज करेंगे। ठीक है ना, ये छोटी छोटी बातें इनको दिमाग में रखना, वरना क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सीक्वेंस जो होता है एक्चुअल में लिखने का वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है पावर का, तो पहले पावर जो सबसे हाईएस्ट होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है f(x) = क्या है, x² - 2x - 8 है। अब कह रहा है कि इसके सबसे पहले जीरोस निकालिए। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है सामने, फाइंड द जीरोस। अब जीरोस कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। देखो हमको पता है कि f(x) = मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, आप सबने पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं एक दो क्वेश्चन बताऊंगा, उसको देख लीजिएगा, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। तो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम करते क्या हैं, जो सबसे पहला टर्म है हमारा उसका साइन और सबसे लास्ट टर्म का साइन हम देखेंगे। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस। ठीक है, फिर हमने देखा x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है हमारा, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू 8 है, तो 8 × 1 कितना हो गया, 8, तो 8 बन हो गया 8। अब आपको दो नंबर ऐसे लाने हैं जिनको माइनस करने पे 2x मिलना चाहिए आपका, और उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करने पे -8 आना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूँ, सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैंने क्या बोला कि x² का कोएफिशिएंट लिया, प्लस में है, और इस कांस्टेंट टर्म का साइन लिया मैंने, दोनों साइन को मैंने मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस कितना आ गया, माइनस आ गया, मैंने माइनस साइन यूज किया। फिर x² कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 8 है, 8 बंदा कितना हो गया, 8 हो गया, तो 8 बंदा 8 हो गया। तो दो नंबर ऐसे लेना है जिनको माइनस करने पे 2 आना चाहिए, 2x आना चाहिए, और उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं, ये हमारा हो जाएगा x²। अब देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, जो भी दो नंबर आप लेंगे उसमें से बड़े वाले नंबर को आप पहले लिखना और छोटे वाले नंबर को बाद में लिखना, जिसमें कि आगे चल के दिक्कतें ना हो। ठीक है ना, तो जरा हमने देखा कि 4x में से अगर हम 2x को माइनस करते हैं तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, हमारे पास में 2x निकल के आएगा, और 4 2 कितना हो गया, 8 हो गया। देखो जब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 8 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अब जरा आगे बात करता हूँ, और यहाँ पे आ गया मेरा -8। हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया, ब्रैकेट ओपन करने में हमें क्या मिला, x² - 4x + 2x और माइनस का 8। अब जरा हम इन दोनों टर्म में और इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन मिल रहा है x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x - 4, और यहाँ से इन दोनों टर्म में हमने कॉमन लिया 2, और यहाँ बचेगा x - 4। तो ये हमारी एक f(x) की वैल्यू आ गई।
लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि अभी भी हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और दोनों टर्म में कॉमन क्या मिल रहा है, x माइनस फोर। तो जरा सा हम x माइनस फोर को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचेगा क्या, x प्लस टू। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx है ना, वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट था। इसको हम इस फॉर्म में लेके आ गए। हमें निकालना क्या है, जीरो। हम जीरो तब निकालेंगे इफ fx इज इक्वल टू जीरो होगा, तभी जीरो निकालेंगे ना। तो हमने fx के लिए जीरो रखा, तो हमने देखा जीरो इज इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू, ये आ जाएगा। एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो करेंगे, फिर एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो करेंगे। जब हमने x माइनस फोर इक्वल टू जीरो किया तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, फोर निकल के आ गई। फिर जब हमने इस ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो किया, x प्लस टू इक्वल टू जीरो किया, तो x की वैल्यू माइनस टू निकल के आ गई। तो आपके पास में x की दो वैल्यू निकल के आ गई। क्या क्या निकल के आ गई, एक x की वैल्यू फोर निकल के आ गई और एक x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, माइनस टू निकल के आ गई। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, टू होगी। अगर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री टू है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके जीरोस भी कितने होंगे, दो होंगे। और जीरोस दो होंगे तो उनके कुछ नाम भी हमने बताए थे, एक अल्फा और एक बीटा बताया था। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, फोर हो गई, और बीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस टू होगी। तो उम्मीद करता हूँ जीरोस निकालना आपको आ गया होगा, जीरोस निकालने कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आगे बात करता हूँ, इनके रिलेशन को वेरीफाई करता हूँ कि रिलेशन को वेरीफाई कैसे करेंगे। तो आप देखो, रिलेशन को वेरीफाई करने के दो तरीके हमने बताए थे, एक सम ऑफ जीरोस और दूसरा क्या बताया था मैंने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहले सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। अब सम ऑफ जीरोस जब आप निकालेंगे तो मेरी बात को ध्यान सुनना, दोनों को अलग नहीं निकालेंगे। क्या क्या, सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा होता है। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ कितनी है, फोर है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस टू है। सॉल्व करने पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ये फोर में से टू गया आपका, तो ये आ गया टू यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा निकालना आ गया सम ऑफ जीरोस। और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लास्ट लेक्चर आपको पढ़ लेना, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो, और पढ़ने के बाद में ही एक्सरसाइज 2.1 कंटिन्यू करिएगा, तभी आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा, अदरवाइज फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब देखो यहाँ पे, तो हमने देखा कि हमें पता है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो आएगा वो क्या आएगा, पहले माइनस लगाया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, देख लो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस टू है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस टू, लिख लिया। फिर नीचे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वन है, तो हमने नीचे वन लिख लिया। माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, प्लस टू अपॉन वन इज इक्वल टू टू हो गया। तो आपने देखा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज कॉल्ड द सम ऑफ जीरोस, इट विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू। तो ये पहला रिलेशन मेरा वेरीफाई हो गया। पहला रिलेशन किसका था हमारा, सम ऑफ जीरोस का था। चलो दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई कर देते हैं। दूसरा रिलेशन क्या था मेरा, दूसरा रिलेशन था मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, यही था। अब उम्मीद करता हूँ ये आपको निकालना आ गया, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू फोर है और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस टू है। मल्टीप्लाई होने कितना आ गया, माइनस एट आ गया। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें मेरी क्लियर हो गई होंगी। अब मेरी आगे की बात सुनिए, अल्फा इंटू बीटा का मैंने एक रिलेशन और बताया था कोफिशिएंट के साथ में। क्या बताया था, मैंने बताया था कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बताया था मैंने। अब जरा देखो कांस्टेंट टर्म वहाँ पे क्या है मेरा, माइनस एट है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस एट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हमारा वन है, तो यहाँ पे वन लिखेंगे और सॉल्व करके क्या आ गया, माइनस एट। तो आपने देखा कि अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आई है वही हमारी इसकी वैल्यू आ गई, तो दोनों इक्वल हो गए। तो लास्ट में आप लिखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट क्लियर होगा। मैंने बहुत इजी तरीके से पढ़ाया है और आपको समझ में आना चाहिए अगर आपने पुराने लेक्चर्स में देख कर रखे हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल हमारा जीएच इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब फिर से कह रहा है क्वेश्चन वही है कि हमको इसके जीरोस निकालना है
और कोफिशिएंट के बीच का एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करना है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जी एस इज इक्वल टू, अगर अभी भी मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग नहीं क्लियर हुआ तो फिर से देखिए। देखो एस स्क्वायर के साथ में साइन कौन सा है, प्लस का। पहले साइन देखेंगे, ठीक है ना। तो साइन कौन सा है, प्लस का है। कांस्टेंट टर्म के साथ में साइन कौन सा है, प्लस का है। तो प्लस और प्लस जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस इंटू प्लस क्या आएगा, हमारे पास में प्लस आएगा, ठीक है। फिर हमने देखा इसके साथ में कोफिशिएंट क्या है, 4 है, और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो 4 बन जाए कितना हो गया, 4। तो अब आपको दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको प्लस करने पे, बहुत ध्यान सुनना, जिनको प्लस करने पे 4 आना चाहिए और उनको मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। दो नंबर ऐसे लेते हैं जिनको प्लस करने 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। चलिए बात करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस, अब दो नंबर कौन से हो जाएंगे, 2s और 2s हो जाएगा हमारा, क्योंकि 2 + 2 4 होता है, 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। तो दो नंबर प्लस करने पे भी 4 आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आ रहे हैं। तो इसको मैंने लिखा 2s + 2s और +1। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन किया तो जीएस इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 4s स्क्वायर माइनस 2s + 1 आ गया हमारा, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे देखिए, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 और s कॉमन आ रहा है, तो हमने 2s कॉमन लिया। यहाँ पे बचेगा 2s - 1 बचेगा मेरा, बचेगा। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान सुनना, जब भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे ना, जो पहले ब्रैकेट में आएगा वही कहाँ पे आएगा, दूसरे ब्रैकेट में। तो आपने देखा इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए कि दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए मेरे। तो जरा देखो यहाँ पे 2s कैसा है, माइनस का है, और यहाँ 2s कैसा है, प्लस का है। तो मतलब कि इस माइनस को बाहर लेना पड़ेगा। हमने माइनस बाहर लिया तो 2s प्लस का हो गया, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात मेरी क्लियर होगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने साइन कॉमन लिया, साइन बाहर क्यों लिया, देखो एक्चुअल में तो ये ऐसे लिखा हुआ था, ये ऐसे लिखा हुआ था ना। देखो इन दोनों में से मैंने 2s बाहर लिया तो 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे 2s बचा और यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, क्योंकि पूरा का पूरा 2s निकल के बाहर आ गया मेरा। अब मेरी बात सुना, जो सेकंड पार्ट था मैंने उसको एज इट इज वैसे लिखा, बीच में साइन लगा लिया प्लस का। अब इस प्लस को हमें हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों ब्रैकेट हमें सेम करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 2s कैसा है, माइनस का है, सॉरी 2s कैसा है, प्लस का है, और यहाँ 2s कैसा है, माइनस का है। तो हमने देखा कि इसको माइनस को प्लस करने के लिए माइनस कहाँ लेना पड़ेगा, बाहर, और बाहर साइन कौन सा है, प्लस का। तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। तो जब ये माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो मेरी क्लियर हो गई होगी। अब आगे की बात सुनिएगा, हमने क्या लिखा, जीएस इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म में दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो 2s - 1 लिख लिया। अब बचा हुआ पार्ट क्या हो गया मेरा, 2s - 1 बचा। इतनी बात मेरी क्लियर है, क्योंकि ये ब्रैकेट यहाँ से निकल गया तो यहाँ क्या बचा, 2s, तो मैंने उसको ऐसे लिखा। ये ब्रैकेट पूरा बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा मेरा, 1 बचेगा। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। अब देखो, अगर इसके जीरो निकालना है तो जीरो तो आप तभी निकाल पाओगे जब जीएस इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अरे भाई जीरो तभी निकालोगे ना, इफ जीएस इज इक्वल टू 0, तो जीएस इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों ब्रैकेट इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो एक बार 2s - 1 इक्वल टू 0 लेंगे, फिर दोबारा फिर से जो दूसरा ब्रैकेट है उसको भी इक्वल टू क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो यहाँ पे जो s की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 1/2 निकल के आएगी। यहाँ पे जो s की वैल्यू निकल के आएगी, देखो -1 उधर गया +1, और 2 मल्टीप्लाई में नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इतना उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। तो आपके पास में s की वैल्यू एक 1/2 आ गई, दूसरी भी क्या आ गई, 1/2 आ गई। हमने बोला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री 2 होगी, डिग्री 2 होगी तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे, और नंबर ऑफ जीरोस को हम बोलते हैं अल्फा और बीटा बोलते हैं। तो एक अल्फा की वैल्यू होगी, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, 1/2 हो गया, और दूसरी वैल्यू होगी बीटा, बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, 1/2 हो गया। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। चलो रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। अब देखो पहला रिलेशन क्या होता है मेरा, सम ऑफ जीरोस का होता है। तो हम सबसे पहले निकालने वाले हैं सम ऑफ जीरोस। जब हम सम ऑफ जीरो निकालेंगे तो हमने देखा कि इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये लिखते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1/2 है, हमने 1/2 लिखा, और प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 है, दोनों को हमने सम कर लिया। अब सम अगर आप एलसीएम लेके करते हो तब भी ठीक है, अगर थोड़ा सा दिमाग यूज करना चाह रहे हो तो इतना यूज कर लो कि आधा प्लस आधा कितना होता है, हाफ और हाफ कितना होता है, 1 होता है ना। तो सीधा इसकी वैल्यू आप 1 भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखना पसंद है तो एलसीएम लेके आप निकाल सकते हैं, एलसीएम निकालना आपको आता है, ठीक है ना। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल के आ गई। हमने इसका दूसरा क्या बताया था कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बताया था मैंने। इसको मैंने सॉल्व किया, माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे वेरिएबल क्या चल रहा है, एस, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एस,
और यहाँ पे यूज़ करेंगे एस स्क्वायर। तो जरा देखो एस का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, तो जहाँ पे एस है वहाँ पे हम लिखेंगे -4, और जहाँ पे एस स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ +4 लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ कितना क्लियर होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4/4 कितना आ जाएगा, =1। तो अब जरा देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 1 हो गई, और कोफिशिएंट के फॉर्म में भी वैल्यू क्या आ रही है, 1 निकल के आ रही है। मतलब कि हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 1। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। जरा सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में आता हूँ, ठीक है ना। देखिए हमने दो रिलेशन बताए आपको वेरीफाई करने के लिए। दूसरा क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, यही होता है हमारा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, हमने बताया है अल्फा इंटू बीटा। ये बताया अल्फा की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1/2 है, और बीटा की भी वैल्यू 1/2 है, और आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1 आ जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब मेरी बात आगे सुनना। अल्फा इंटू बीटा का मैंने फॉर्मूला एक और बताया है। जब रिलेशन वेरीफाई करवा रहे थे क्या बताया था हमने बताया था कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बताया था मैंने। तो जरा अपने जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 1 हो गई हमारी, तो हमने कांस्टेंट टर्म को 1 लिख लिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स नहीं, यहाँ पे एस होगा क्योंकि वेरिएबल हमारा एस चल रहा है, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ गया, 4, तो हमने इसको लिख दिया 1/4। आपने देखा कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 आई है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने निकाला है, इट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जब मारते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है, मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने आपसे ये बोला था कि जब भी हमारा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो वो कुछ इस फॉर्म में लिखा होगा, ax² + bx + c के फॉर्म में लिखा होगा। वो आप बोलेंगे सर यहाँ तो कुछ अजीब सा दिख रहा है, t² दिख रहा है लेकिन t तो दिख नहीं रहा है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अगर सपोज हमारे पास में बीच का कोई टर्म गायब है तो उसको हम जीरो कंसिडर करेंगे। कैसे कंसिडर करेंगे, एच टी इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखता हूँ t² + 0t - 15, तो क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं हमारा। देखो t की पावर 2 हो गया, t की पावर 1 हो गया, और t की पावर 0 हो गया। ऑर्डर क्लियर हो गया। चलो अब आगे की बात करते हैं। अभी मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको सिर्फ इसलिए लिखा कि आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब मेरी अब ये बात सुना, अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो लगे नहीं, क्योंकि मिडिल टर्म तो यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। जब मिडिल टर्म नहीं दिख रहा तो हम अपना दूसरा फॉर्म में लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे, इसको लिख सकते हैं t का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। कर सकता हूँ मैं, अरे भाई √15 का स्क्वायर करूँगा तो फिर से क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसको एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ t + √15, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ t - √15। तो ये हमारा आ गया पॉलिनोमियल st। उम्मीद करता हूँ इतनी बात क्लियर होगी। अब अगर हमको जीरो निकालना तो इसको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। तो हमारा जो एच टी की वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू 0। तो हम पहले ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखेंगे, t + √15 इज इक्वल टू 0, और फिर से हम t - √15 इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी। अब मेरी बात सुना, यहाँ से t की वैल्यू क्या निकलेगी, t की वैल्यू -√15 निकलेगी, और यहाँ से t की वैल्यू क्या निकलेगी, √15 निकलेगी। उम्मीद करता हूँ इतनी सी चीज़ें क्लियर होंगी। तो हमारे पास में जो अल्फा की वैल्यू आई वो -√15 आ गई, और जो हमारे पास बीटा की वैल्यू आई वो प्लस का √15 आ गई। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। अब इसका एक्चुअल फॉर्म हमने क्या लिखा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। क्या लिखा था हमने लिखा था ये हमारा t² + 0t - 15, यही इसका एक्चुअल फॉर्म है ना। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि t है नहीं तो उसको कोफिशिएंट क्या कंसीडर करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। अब आगे की बात करते हैं, हमको क्या वेरीफाई करना है, रिलेशन वेरीफाई करना। अब तो आप समझदार हो गए, रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं करके दिखाऊंगा। सुनिएगा, हमारा पहला रिलेशन क्या होता है, हमको रिलेशन सबसे पहले करना होता है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस में सम ऑफ जीरोस का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरो में हमने क्या पढ़ाया था आपको, अल्फा प्लस बीटा पढ़ाया था। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, -√15 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, +√15 है, और दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो अब इसको वेरीफाई करना है, किसके साथ वेरीफाई करना है, कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना है। तो हमने देखा कि हमने पढ़ा है क्या कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ
एक्स। अब एक्स में यहाँ वेरिएबल क्या चल रहा है, टी चल रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, यही होगा। अब जरा देखो यहाँ पे टी का कोफिशिएंट क्या है, क्या यहाँ पे टी दिख रहा है, नहीं दिख रहा था, यहाँ तो टी स्क्वायर दिख रहा है, तो जरा उस वाले फॉर्म में जाओ, टी की वैल्यू, टी का कोफिशिएंट क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, जहाँ पे टी है वहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, अपॉन में डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर कितना है 1 है, फाइनली सोल्व होकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपने देखा कि अल्फा प्लस बीटा भी 0 आ गया, और इसका जो हमने वेरीफाई किया ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज कॉल्ड द सम ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, और इट विल बी इक्वल टू 0। तो दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी, 0 होगी। इतना क्लियर होगा। चलिए इसका दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे। अब जरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। अल्फा की वैल्यू हमने पढ़ा हुआ है, क्या है हमारे पास, माइनस √15 है। बीटा की वैल्यू पढ़ा है, क्या है हमारे पास, प्लस का √15 है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, मेरा माइनस हो जाएगा √15 कितना हो जाएगा, 15। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -15 आ गई। इतना क्लियर है। अब कोफिशिएंट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका हमने पढ़ा था कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे टी चल रहा है तो टी स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट वैल्यू कितनी, -15 है ना, तो कांस्टेंट टर्म कितना लिखेंगे, -15। और टी स्क्वायर के साथ में यहाँ क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो अपन ने क्या रखा 1, तो इट विल बी इक्वल टू -15। तो आपने देखा कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -15 आई, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -15। तो आप लिखोगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, ये हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, एंड बोथ आर इक्वल टू, दोनों किसके इक्वल है, -15 के इक्वल है। तो ये पार्ट हमारा प्रूव हो गया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी आपको क्लियर होगा, बहुत ही सीधा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या है, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कह रहा है कि एक पोलिनोमियल है f(x) इज इक्वल टू 6x² -3 -7x। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये जो पोलिनोमियल यहाँ पे लिखा हुआ है ये अपने एक्चुअल फॉर्म में है, बिल्कुल एक्चुअल फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जरा कंपेयर करिए, मैंने क्या लिखा था कि कोई भी पोलिनोमियल होगा तो इट विल बी f(x) इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा, मतलब जो कांस्टेंट टर्म होगा वो सबसे पीछे होगा और x² का टर्म कहाँ होगा, आगे होगा। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म कहाँ पे आ गया, बीच में आ गया ना, इसको कहाँ लिखिए, पीछे होना चाहिए। तो इसका एक्चुअल फॉर्म हो जाएगा 6x² -7x -3। तो हमारे पास में f(x) की वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं थोड़ी सी हिंट दूंगा, क्वेश्चन आप करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब जरा मेरी बात सुनो, मैं कराऊंगा सारे, मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अब सिमिलर मैंने दो क्वेश्चन करा दिए, तीसरा तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, मेरा माइनस आ जाएगा, मैंने माइनस लिखा, 6 से कितना हो गया, 18 हो गया, यहाँ पे 18 लिख लिया। अब मतलब कि हमारे पास में दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनको माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो ये नंबर आपको ढूंढने हैं, इसकी स्प्लिटिंग करना है, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आई है, ठीक है ना। और मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अगर आप सीरियस तरीके से मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप वीडियो देख के आगे बढ़ जाइए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप वीडियो को पॉज करने के बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ही प्रैक्टिस होगी, न कि हमारी होगी। और कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है, चाहे कितने भी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया हो, इससे कोई मतलब नहीं, आपको आंसर देना है, मतलब आपको देना है, ठीक है ना, आपका आंसर आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को आपको करना है, फिफ्थ पार्ट में कंटिन्यू करता हूँ। फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट में आते हैं। एक पोलिनोमियल हमारे पास में गिवन है, पोलिनोमियल क्या है, x² + 2√2x - 6 करके पोलिनोमियल गिवन है। अब इसके हमको निकालना है जीरो। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे बहुत फंसते हैं, उनको बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, वो सारी कंफ्यूजन यहाँ क्लियर हो जाएगी, आज का कंफ्यूजन नहीं होगी कि इनकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे। तो मेरी बात ध्यान सुनना, हम पैटर्न सिर्फ एक पढ़ेंगे और जो पढ़ेंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चन में पढ़ेंगे। जहाँ पैटर्न चेंज होगा वहाँ मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ज़्यादा अपनी तरफ से दिमाग कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं जितना बताऊंगा बस उतना ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेरे ऊपर यकीन करना है, तभी आप मैथ पढ़ पाएंगे ना, पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं जितना बताऊंगा सिर्फ उतना ही पढ़ना और उसके आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है। जहाँ सोचना होगा वहाँ मैं सोचने का मौका दूंगा, ठीक है ना। देखो x² के साथ में क्या है, प्लस है, और कांस्टेंट टर्म के साथ में क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया। 6 बन जाए कितना हो गया,
6 हो गया। अब आपको दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको माइनस करने पे 2√2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2√2। और उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो दो नंबर आएंगे ना जिनको क्या करना है, माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 2√2 आना चाहिए। तो उन दोनों नंबर में √2 पक्का होगा। √2 पक्का होगा, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। √2 क्या होगा? 100% होगा। तो हमने दो नंबर में से पहले ही √2 लिख लिया यहाँ भी, और √2 यहाँ लिख लिया। अब यहाँ और यहाँ हम क्या लिखें? सुनो, x माइनस और एक y, दो नंबर लेना है ना। एक x√2 हो गया, दूसरा क्या हो गया? y√2। अब दोनों को माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 2√2 आना चाहिए। तो अगर मैं x की वैल्यू 3√2 लिख दूँ और यहाँ पे ओनली √2 लिख दूँ, y की वैल्यू 1, तो 3√2 में से 2√2 जाएगा, कितना बचेगा? 2√2 बचेगा ना, बचेगा ना। और दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 बन जाए 3 और √2 कितना हो जाएगा? 2, 3 2 कितना हो जाएगा? 6। मैं मल्टीप्लाई भी करके दिखाता हूँ। 3√2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करो तो √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 6। देखो मल्टीप्लाई करने पर 6 आ गया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा, सर यही नंबर क्यों? हम तो ये भी लिख सकते हैं ना, 4√2 माइनस 2√2, क्योंकि सर 4 में से 4√2 में से 2√2 आएगा तो 2√2 बचेगा। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। देखो 4 2 कितना हो गया? 8 हो गया। और √2 कितना हो गया? 2, तो 8 2 कितना आ गया? 16 आ गया ना। और हमें चाहिए कितना? 6 चाहिए। तो उम्मीद है कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्यों नहीं होगा? बस दिमाग में सिर्फ एक बात याद रखना है, और वो एक बात ये याद रखना है कि जब हम दो नंबर लेंगे, मैं चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ फिर से, कि जब हम दो नंबर लेंगे तो उसमें ये √2 दिखेगा, मतलब कि √2 दोनों में होगा। तो यहाँ हम 3 लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे। 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि 3√2 में से 2√2 जाएगा, सॉरी 3√2 में से √2 जाएगा तो सिर्फ 2√2 बचेगा। उम्मीद है क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, इसके और भी क्वेश्चन का वीडियो बना के मैं करूँगा। लेकिन फिलहाल तो आरडी शर्मा में इतने सारे क्वेश्चन हैं कि आपको क्लियर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे px इक्वल टू क्या आ गया? x² प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6, यही हो गया। अब जरा कॉमन लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या आएगा? px, दोनों में कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आएगा, बचेगा x प्लस 3√2, ये बचेगा ना। अब कुछ बच्चों को यहाँ कॉमन लेने में दिक्कत होती है, कुछ बच्चों को कॉमन लेने में दिक्कत होती है। जिनको दिक्कत नहीं होती उनके लिए अच्छा, जिनको दिक्कत होती है वो समझेंगे। मैंने क्या बोला था? जो ब्रैकेट यहाँ है वही ब्रैकेट यहाँ आएगा। तो बिना सोचे समझे उस ब्रैकेट को लिख लो, x प्लस 3√2 मैंने लिख लिया। अब जरा देखो, दोनों में माइनस है और दोनों में हमने अंदर क्या बनाया? प्लस, तो माइनस का साइन बाहर ले लेते हैं, ले लिया हमने बाहर। अब जरा एक चीज देखो, यहाँ पे 2√2x है तो यहाँ पे सिर्फ x है, मतलब कि इसके साथ तो √2 यहाँ गायब हो गया ना। देखो इस x के साथ √2 है ना यहाँ, क्या इस x के साथ √2 यहाँ है? नहीं है ना, मतलब वो गायब होकर कहाँ गया? बाहर आया होगा। अब जरा देखो, √2 को x से मल्टीप्लाई करोगे √2x आ जाएगा, और √2 को 3√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। कॉमन लेना आ गया, बस एक टर्म पकड़ना है, उसी के ऊपर वर्क करना है। हमने देखा कि px इक्वल टू क्या आ जाएगा? दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है, तो हमने x प्लस 3√2 कॉमन लिया। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा x, ये पूरा टर्म बाहर गया, यहाँ क्या बचेगा? माइनस का √2 बचेगा। तो फॉर्मूला में px की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई। अब हमको क्या निकालना है? जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए हम निकालेंगे कब? जब इफ px इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा? px इज इक्वल टू 0 आएगा। तो चलो दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखते हैं। तो एक ब्रैकेट आ जाएगा x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0। जब हमने इसको 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 3√2 आ जाएगा। ठीक है, जब हमने x माइनस √2 इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। तो एक x की वैल्यू ये आ गई, दूसरी x की वैल्यू ये आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। एक अल्फा होगा, दूसरा क्या कहलाएगा? बीटा कहलाएगा। तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है ये माइनस का 3√2 है, और जो बीटा की वैल्यू है वो आपकी √2 है। अल्फा और बीटा क्लियर हो गया। तो आप जीरोस के बीच का रिलेशन तो वैसे आप लोग ऑफलाइन क्लास में होते तो मैं जरूर आपको उससे वेरीफाई करवाता, लेकिन फिलहाल तो मैं यहाँ करके दिखाऊंगा। ठीक है ना। क्यों देखते हैं जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। ठीक है ना। सम ऑफ जीरो जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे। तो लिख लेते हैं कि हम निकालने जा रहे हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में हम क्या पढ़ते हैं? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पढ़ते हैं। अल्फा की वैल्यू हमारे पास में कितनी? माइनस का 3√2 है, माइनस का 3√2, और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? √2 है, यही है ना। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3 में से बन जाएगा तो ओनली 2√2। तो अल्फा प्लस बीटा निकल के आ गया, इसको बॉक्स में मैं बंद कर लेता हूँ।
इतना क्लियर होगा। अब जरा कोफिशिएंट वाला निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है। अब जरा देखो माइनस की जगह माइनस लिखा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है 2√2, दिख रहा है क्वेश्चन में। तो हमने यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट रखा 2√2 अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, देखो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या 1 है ना, तो नीचे रखेंगे 1 और 1 लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस 2√2 आया था और जो कोफिशिएंट का रिलेशन आया वो भी कितना आया, माइनस 2√2 आया। दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आ गई, मतलब ये दोनों पार्ट भी आपस में क्या हो गए मेरे, इक्वल हो गए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, पहला रिलेशन क्लियर हो गया होगा। सेकंड रिलेशन की बात करते हैं। सेकंड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हम बात करने वाले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। अब जरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है, अल्फा इंटू बीटा हमने पढ़ा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमने क्या पढ़ा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा की वैल्यू कितनी, माइनस का 3√2 है और बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस √2 और 3 या 6 आ जाएगा। क्लियर इतना मल्टीप्लिकेशन। अब जरा कोफिशिएंट वाला रिलेशन देखते हैं। तो हमको पता है इसका रिलेशन होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जरा देखो कांस्टेंट टर्म कितना हमारे पास, -6 है, तो -6 लिख लेते हैं और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इक्वल टू क्या आ गया, -6। तो आपने देखा कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -6 आई थी और इसका भी रिलेशन कितना आया, -6 आया। तो इसका मतलब हमें ये मालूम पड़ा कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी कोफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट टर्म है वहाँ पे, तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -6 और ये हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब 6 पार्ट पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट बोल रहा है कि आपके पास में पॉलिनोमियल है qx इज इक्वल टू √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। प्रोसेस वही लगेगा जो मैं अभी तक सारे क्वेश्चन में लगाया हूँ, मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग लगेगी। कैसे लगेगी, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और प्लस कितना हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और x² कोफिशिएंट √3 है और यहाँ पे क्या है, 7√3 है। √3 और 7√3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 कितना होता है, 3 होता है और 3 7 जा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि दो नंबर ऐसे लेने हैं ना जिनको प्लस करने पे क्या आना चाहिए, प्लस करने पे 10 आना चाहिए और उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने 21 आना चाहिए। तो बताने की जरूरत नहीं है कि 7 + 3 10 होता है, 7 3 21 होता है। अब दिमाग आपको चलाना पड़ेगा जल्दी जल्दी, मेरे बोलने से पहले चलाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप बोर्ड में अपेयर हो रहे हो। तो अगर देखो ये क्या हो गया, इट विल बी qx इज इक्वल टू √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3, ये हो जाएगा। यहाँ देखो 7 + 3 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 7 3 जा 3 7 जा 21 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। आगे बात करता हूँ। हमने देखा कि हमारे पास में जो qx है, दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो वैसे ही ले लेते हैं, सिर्फ x मिल रहा है तो हमने लिखा √3x प्लस 7। मेरा फिर से क्वेश्चन वही है कि अगर किसी को कोई दिक्कत होती है कॉमन वगैरह लेने में तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं उसका रिस्पॉन्ड करूंगा कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, चाहे अलग से वीडियो बनाऊं या आपकी अलग से जूम सेशन हो, चाहे जो कुछ लो, मैं डाउट क्लियर करूंगा। आपको मेरे वीडियो देखने के बाद में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कहीं किसी टीचर के पास खड़े होने के लिए मौका नहीं दूंगा कि आप उससे जाके कुछ पूछे जाके। मेरे वीडियो देखने के बाद आपको 110% है कि मैथ तो क्लियर होना ही होना है, हर एक पॉइंट क्लियर करूंगा मैं। अगर देखो मैं अब आप सोच रहे होंगे यहाँ दोनों में कॉमन क्या आएगा, क्योंकि यहाँ तो 3 है, यहाँ √3 है, तो कुछ नहीं सोचना है। जो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है पहले उसको चुपचाप वैसे लिख लो, √3x प्लस 7 लिख लिया हमने, ये 7 है हमारा, जो गंदा सा लग रहा है 7 है, ठीक है ना। अब देखो जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे आके, क्योंकि ये 100% है कि जो पहले ब्रैकेट में होगा वही दूसरे ब्रैकेट में होगा। अब जरा देखो दोनों प्लस प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ चुपचाप प्लस लगा लेते हैं, ठीक है ना। अपने आप कोई दिमाग नहीं दौड़ाना है, प्लस लगा लेते हैं। अब जरा देखो यहाँ पे 7 था और साथ में √3 था, यहाँ पे सिर्फ 7 है, √3 का है, मतलब वो √3 कहाँ आया होगा, बाहर आया होगा। अब √3 देखो, √3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और √3 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7√3 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, कॉमन भी आ गया। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो मेरी क्लियर हो गई होगी। अब जरा देखो qx क्या आ जाएगा,
क्यू एक्स इज इक्वल टू हमारे पास दो टर्म है और दोनों टर्म के ब्रैकेट क्या है, सेम हमारे। जब ब्रैकेट हमारे सेम है तो इसको लिखेंगे √3x + 7 और इसको लिखेंगे x + √3। देखो कैसे लिखा मैंने, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है तो दोनों ब्रैकेट को मैंने बाहर ले लिया। जैसे ब्रैकेट को बाहर लिया तो यहाँ क्या बचा, x बचा और यहाँ क्या बचा, √3 बचा। अब आगे बात करते हैं, इसके हमको क्या निकालना है, 0 निकालना। तो 0 तभी निकलेंगे इफ qx विल बी इक्वल टू ये 0, तभी होगा ना जब qx की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब qx 0 होगा तो एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करेंगे, √3 + 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और दूसरे बात में हम x + √3 इक्वल टू 0 लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा √3x इज इक्वल टू प्लस का 7 उठ के इधर जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। √3 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू -7/√3। ये पहला जीरो निकल के आ गया और ये दूसरा जीरो निकल के आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया, -√3। आपको पता है कि ये वैल्यू अल्फा होगी तो अल्फा इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, -7/√3 और ये वैल्यू बीटा होगी, बीटा इज इक्वल टू -√3। तो अल्फा और बीटा निकल के आ गया है। तो जीरोस के बीच का रिलेशन भी वेरीफाई करा देता हूँ क्योंकि आड़ी शर्मा तुम्हारे पूरे पढ़ाने का प्रॉमिस किया है। वैसे तो आप लोग स्किप करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जीरोस अपने आप निकालेंगे वीडियो पॉज करने के बाद में, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि सर के ऊपर पूरा डिपेंड होना है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपाइज बना रहा हूँ। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि अगर कोई कमजोर से कमजोर बच्चे किसी गांव में बैठ के मेरे वीडियो देख रहा है और उसको चीज़ें नहीं क्लियर हो रही, बार बार कोई गलती कर रहा है, तो मेरे वीडियो से वो अपनी गलती को आइडेंटिफाई कर ले, किसी के पास जाना ना पड़े उसको। तो मैथ पढ़ने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ मेरे वीडियो फॉलो करने हैं। और अगर आप सक्षम हैं कि इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को तुरंत पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, जीरोस का रिलेशन वेरीफाई करो, ठीक है ना। चलो पहला रिलेशन वेरीफाई करते हैं। पहला क्या होता है हमारा, सम ऑफ जीरोस होता है। तो सम ऑफ जीरोस लिख लेते हैं कि सम ऑफ जीरोस आ गया हमारा, सम ऑफ जीरोस के लिए हमने फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बताया है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू -7/√3 है, ये आ गया -7/√3 आएगी। बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस का √3 है। इतनी बात उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसके नीचे हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। √3 और 1 कैल्सियम क्या आएगा, √3 आएगा। 1 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -7 आएगा, √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 3 आएगा, ये आएगा। अब जरा देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा -10/√3। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो -10/√3 आएगी। इतनी बात मुझे क्लियर है। अब मेरी बात सुनना है, इसका हमने एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है जो कि कोफिशिएंट के फॉर्म में पढ़ा है। तो कोफिशिएंट के फॉर्म में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही पढ़ा है। किसको हमने लिख लिया माइनस, x का कोफिशिएंट क्या है वहां पे देखेंगे। देखो x का कोफिशिएंट क्या 10 है तो हमने लिख लिया 10 अपॉन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर कोफिशिएंट √3 है तो इसको लिख लिया हमने √3। तो हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -10/√3 आ गई और कोफिशिएंट का जो रिलेशन है वो भी -10/√3 आ गया। इसका मतलब ये आया, दिस इंप्लाई दैट कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू -10/√3। तो पहला सम ऑफ जीरोस का रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया। अब बात करते हैं आगे इसके सेकंड रिलेशन की। इसका सेकंड रिलेशन क्या आएगा, सेकंड रिलेशन आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट जो मैंने एक क्वेश्चन दिया है ना, मैंने क्वेश्चन एक स्किप किया अभी, क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने बोला आप लोग करिएगा। अगर इनके हिसाब से नहीं होता है ना तो उसको भी कमेंट बॉक्स में डालना है कि सर मुझसे नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप उसको सॉल्व करके दें मुझे, मैं उसको भी सॉल्व करके दूंगा, ठीक है ना। लेकिन करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, थोड़ा सा करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरी, -7/√3 है और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का √3 है। √3 से √3 कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 7 बन जाए 7। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा, कैंसिल आउट करना आपको आ रहा होगा। इसके लिए हमने रिलेशन क्या पढ़ा है, इसके लिए हमने रिलेशन पढ़ा है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही पढ़ा है। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा देख लो वहाँ पे कितनी, जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं वो कांस्टेंट टर्म हो गया। तो हमारा हो गया 7/√3 अपॉन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लो, x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, √3 है। हमने इसके नीचे लिख लिया √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, इट विल बी इक्वल टू 7। उम्मीद करता हूँ कि इसका सिक्स पार्ट भी क्लियर होगा। कोई अदर सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ रहा है, कोई और क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डालें, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, 100% रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है ना। फर्स्ट का 7 पार्ट क्या करें देखते हैं। फर्स्ट का 7 पार्ट भी वैसा ही कुछ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, इसमें भी सेम क्वेश्चन हमारे जीरो निकालना है और रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर मल्टीप्लिकेटिंग कैसे होगी, सीधा पहले ब्रैकेट खोलना है, ठीक है ना। मतलब
कुछ नहीं करना है, सीधा ब्रैकेट खोलना है। तो इसको हमने क्या लिखा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस √3 और एक्स अंदर आ जाएगा तो एक्स प्लस माइनस एक्स अंदर कितना आ जाएगा एक्स प्लस √3। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया, जो कि बहुत इजी, ये आप भी कर सकते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस √3 ये आ जाएगा। जब दूसरे टर्म में देखते हैं, दूसरे टर्म में ज़्यादा सोचना नहीं है, सबसे पहले ब्रैकेट इसको लिख दो कि जो पहला ब्रैकेट आया है वही दूसरा ब्रैकेट आएगा, ये डैम श्योर है हर केस में, ठीक है ना। अब जरा देखो यहाँ x माइनस का था, यहाँ x प्लस का हो गया, मतलब कि वो माइनस कहाँ गया, बाहर आ गया होगा। तो अब जरा देखो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो अब जरा आगे बात करते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास दो टर्म हो गए, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, और दोनों में ब्रैकेट हमारे सेम है, x माइनस √3 इधर भी, x माइनस √3 उधर भी है। तो हमने क्या किया कि x माइनस √3 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ x, यहाँ से ये बाहर आया तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि कुछ नहीं है ना, ये पूरा का पूरा टर्म निकल ही बाहर आ गया मेरा, तो इसलिए कुछ तो बचेगा, जीरो मत बोलना भाई, जीरो नहीं बचेगा, क्योंकि वापस जाएगा तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा ना, तो जीरो नहीं बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। अब जरा देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब हमको जीरो निकालना है ना, तो जीरो निकालने के लिए जीरो तभी निकलेगा इफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू, ये एफ है मेरा, ठीक है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू हमारा √3 आ गया, जो कि अल्फा की वैल्यू है, ये हमारा अल्फा निकल के आ गया। और जब हमने x माइनस 1 इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, और ये मेरा बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि 7 पार्ट में आपको अल्फा और बीटा निकलना आ गया होगा। अब जब आपको अल्फा और बीटा निकलना आ गया तो हम जीरोस का रिलेशन ही वेरीफाई कर लेते हैं। अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है ना। तो देखो पहले पार्ट में जीरोस के बीच में सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, अल्फा की वैल्यू √3 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है बात, तो इतना क्लियर हो गया। अब ये ऐड तो होगा नहीं क्योंकि एक रूट में और एक रूट के बाहर है, ठीक है ना। तो अब जरा इसका कोफिशिएंट वाला रिलेशन देखते हैं। तो कोफिशिएंट वाला रिलेशन होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस लगाया हमने, माइनस लगाया, x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो पूरी की पूरी वैल्यू इतनी बड़ी सी दिख रही है, तो इसको हमने लिखा माइनस √3 प्लस 1, और ये ब्रैकेट के बाहर और ये एक और ब्रैकेट, इतनी बात मेरी क्लियर होगी। देखो x का जो कोफिशिएंट है पूरा लिखना है, विद साइन लिखना है, ठीक है ना। अगर इसके आगे माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। अब हमने एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो नीचे हमने 1 लिख लिया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू √3 प्लस 1। अब जरा देखो कि सम ऑफ जीरोस निकाला था हमने, कहाँ निकाला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3 प्लस 1 आ गया, और फिर हमने कोफिशिएंट के फॉर्म में जीरो निकाला तो वो भी √3 प्लस 1 आ गया। अगर आपको लग रहा है कि मेरी बोलने की स्पीड तेज है तो आप वीडियो को प्लीज थोड़ा सा स्लो मोशन में करके देखें, क्योंकि अगर मैं इतनी तेज बोलूँगा नहीं तो वीडियो हमारे बहुत लंबे लंबे बनेंगे, हम आर्टिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। तो हमने देखा कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √3 प्लस 1 आ गई, और हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3 प्लस 1 आ गई ना। तो अब जरा हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √3 प्लस 1। तो पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं। दूसरा रिलेशन कौन सा होगा, बी होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, अल्फा की वैल्यू √3 है, हमने √3 रखा, और बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, बीटा की वैल्यू 1 है, हमने 1 रखा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया, √3 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ √3 आएगा। इतनी बात मेरी क्लियर है। अब जरा इसमें कोफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई करते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन में आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी है, √3 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हमारा 1 है, तो सिर्फ हमारा यहाँ पे क्या आएगा, √3 आएगा। आपने देखा कि अल्फा इंटू बीटा में √3 आया, और इसका रिलेशन कितना है, √3 आया। तो आप लिखोगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √3। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। चलिए अगले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8 पार्ट पे, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 पार्ट क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 पार्ट कह रहा है कि पॉलिनोमियल जीएक्स है, जीएक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड समथिंग एक्स ए स्क्वायर प्लस 1 गिवन है। अब पॉलिनोमियल को सबसे पहले सही फॉर्म में लिखना होता है, और वो सही फॉर्म में बता चुका हूँ क्या होता है। क्या होता है कि हम इसको लिखेंगे जीएक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले सारा ब्रैकेट ओपन कर डालो, नहीं समझ में आया ना वो ब्रैकेट ओपन कर लो। हमने देखा ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी ए एक्स स्क्वायर, ए जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ ए,
माइनस एक्स जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ए स्क्वायर एक्स, और माइनस एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। अब जरा देखो, आपने देखा कि ये हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो वैसे तो इसको काम होना चाहिए, पीछे होना चाहिए। तो अगर पीछे करके लिख लेते हैं तो हमारे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, नहीं लिखना चाहते तब भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन जो पैटर्न है उनको हम फॉलो कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस ए। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। पहले एक्स की पावर 2, फिर एक्स की पावर 1 वाले टर्म, फिर 0 वाला टर्म। चलो आगे बात करते हैं, देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, फिर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो हमने देखा जी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है ए एक्स। देखो ए दोनों जगह दिख रहा है, एक्स भी दोनों जगह भी दिख रहा है, तो ए एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्स माइनस ए। और मैंने बोला कि जो पहले ब्रैकेट में आएगा वही कहाँ आएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा, तो वैसे ही लिख लेना है दूसरा ब्रैकेट एक्स माइनस ए, बिना सोचे समझे, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है तब भी लिख लेना है। अब जरा देखो ए प्लस का था, यहाँ ए माइनस का आ गया, मतलब कि यहाँ भी माइनस कहाँ है, बाहर, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, तभी तो प्लस बनेगा ना हमारा। चलो आगे बात करते हैं। तो इन दोनों टर्म में देखा हमने, दोनों टर्म में ये ब्रैकेट हमारे सेम है, तो हमने x माइनस ए कॉमन लिया। जब x माइनस ए और x माइनस ए बाहर आया तो यहाँ बचेगा, ये टर्म बाहर है तो यहाँ ax बचेगा, ये टर्म बाहर है तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस का 1। तो उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा। और इसके जीरो निकालना है तो ये तभी पॉसिबल होगा इफ जी एक्स विल बी इक्वल टू 0। अगर जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो एक बार ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0, देन x विल बी इक्वल टू ए। तो ये पहला 0 आ गया जिसको हम बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू ए। उम्मीद होगी क्लियर होगा। फिर हम दूसरा ब्रैकेट 0 के इक्वल करेंगे तो ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ए एक्स इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन ए आ जाएगी। तो ये बीटा हो गया हमारा, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ए आ गया। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। एक अल्फा हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया। अब आगे की बात करते हैं, जीरोस के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना, उसको भी कर डालते हैं। चलो मैं इधर शुरू करता हूँ। जीरोस के बीच में आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालते हैं ना। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी ए है और बीटा की वैल्यू क्या है, 1/a है। इसको सॉल्व करेंगे तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए आ जाएगा। कैल्शियम ले लिया ना हमने, दोनों का देखो 1 और ए कैल्शियम लिया, ए आ गया। ये ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना क्लियर है। आगे बात करते हैं, ये सारे ए हैं हमारे, ठीक है ना, कोई क्यू मत समझ लेना, ये ए है, ये भी हमारा ए है, ठीक है ना। चलो आगे बात करता हूँ। फिर हम कोफिशिएंट वाले में जाएंगे, तो कहता है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जरा देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन में याद हो, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पूरा का पूरा ए स्क्वायर प्लस 1 है, तो हमने इसको लिख लिया माइनस का ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब जरा देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो इसके नीचे हमने लगा दिया ए। इतनी बात क्लियर होगी। एक चीज़ मैंने गड़बड़ कर दी क्योंकि एक फॉर्मूले का माइनस था और एक इसके साथ का माइनस था, तो उस दोनों को हमने अलग अलग तरीके से नहीं लिखा। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। अब माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए। तो अब जरा देखो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वही ये वैल्यू निकल के आएगी। तो आप लिखोगे क्या, लास्ट में लिखना है, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा, उम्मीद करता हूँ यहाँ दिख रहा होगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए, ठीक है। तो इसका जो अगला पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो बी पार्ट में हमको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हम निकालने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। आपके पास में अल्फा की वैल्यू गिवन है, अल्फा की वैल्यू ए गिवन है और बीटा की वैल्यू 1/a गिवन है। तो हमने लिखा कि अल्फा की वैल्यू ए और बीटा की वैल्यू 1/a है, ए से ए कर दिया, इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। आगे बात करते हैं। हमने इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पढ़ा है। अब जरा देखो कांस्टेंट टर्म क्या होगा, तो हमारा जो एक्चुअल फॉर्म हमने लिखा था वो कुछ यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स है, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। तो हमने लिखा कांस्टेंट टर्म क्या हो गया हमारा, ए हो गया, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए, तो ए अपॉन ए कैंसिल आउट होकर क्या हो गया, 1 हो गया। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने देखा कि जो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई थी वही इसकी वैल्यू है, दोनों की वैल्यू 1 है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू 1। तो उम्मीद करता हूँ एट पार्ट में क्लियर होगा। अब ये वीडियो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो हम
हम इस वीडियो को यहाँ पर डिसकंटिन्यू करेंगे। इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो इस क्वेश्चन के आगे, मतलब कि 8 पार्ट के आगे 9 पार्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड को प्लीज़ रिकमेंड करें कि मेरे वीडियोस में थोड़ा सा अगर व्यूज़ बढ़ेंगे, थोड़े से कमेंट्स आएंगे और कमेंट मुझे पढ़ने में मजा आएगी, तो मुझे वीडियो बनाने में भी और मजा आएगी। और मुझे आप मेरी कमियाँ बताते रहें कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा आप उसके बारे में बात करते रहें, तो मैं उसमें सुधार करता रहूँगा, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।